नेक्स्ट है अपना एंजल कर्व से रिलेटेड। एंजल कर्व जो है ये आइडिया जनरेट किया गया था जर्मन स्कॉलर अर्नेस्ट एंजल के द्वारा, और ये एंजल कर्व ड्रा किया गया। ये अगर मैं शॉर्ट टर्म में बताऊं तो ये ह्यूमन बिहेवियर को इंडिकेट करता है कि जैसे जैसे इनकम अगर ह्यूमन का राइज होता जाता है, इनकम राइज होता है, तो उस इनकम के हिसाब से जो कमोडिटी का कंजम्पशन था उस रेशियो में कितना चेंजेस आ रहा है और किस डायरेक्शन में चेंजेस आ रहा है। तो इट डिफाइंस लोकस ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटिंग टू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ द सेम गुड्स एंड लेवल ऑफ मनी इनकम। इन द सेंस कि मतलब जैसे समझ लीजिए कि किसी व्यक्ति का इनकम ऊपर ये वाला इंडिकेट किया जा रहा है, ये वाला इनकम है और ये कमोडिटी का कंजप्शन है। तो अगर किसी कारण से इनकम बढ़ता जा रहा है, ये जो है इनकम राइज होता जा रहा है, तो कमोडिटी की खपत भी बढ़ती जा रही है। ये कहाँ पे लागू हो रहा है? नॉर्मल गुड्स पे। इन द सेंस कि सपोज दैट मैं अगर किसी चीज़ का खपत कर रहा हूँ, रेस्टोरेंट में खा रहा हूँ, मेरी इनकम बढ़ने के साथ साथ जो है मैं अगर महीने में एक बार रेस्टोरेंट में खाता था तो महीने में 2 बार रेस्टोरेंट में खाने लगूंगा। तो यहाँ पर ये क्या इंडिकेट कर रहा है? इनकम बढ़ने के साथ मेरा जो है खपत बढ़ता जा रहा है। दूसरा पार्ट इस ग्राफ का ये है कि किस तरीके से जो है मेरा इनकम जो है, इनकम के रेशियो में जो गुड्स जो है वो कैसे जो है डाउन होता जा रहा है, मतलब इनकम के रेशियो में गुड्स का खपत बढ़ता जा रहा है। ये यहाँ पर देखिए मेरा इनकम का लेवल ये है, और किस तरीके से जो इन्फीरियर गुड्स वगैरह जो है उसका जो है कंजम्पशन डाउन होता जा रहा है। तो इसमें क्या है, इस कर्व में क्या रिलेशन शो कर रहा है? द कंज्यूमर्स इनकम एंड द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दे परचेज। पहला तो ये शो कर रहा है कि किस तरीके से इनकम का जो है जो कंजम्पशन से किस तरीके से लिंकअप है। दूसरा, नॉर्मल गुड्स जो होता है उसका इनकम इंक्रीज होने के अगेंस्ट में जो है क्वांटिटी का जो डिमांड है वो भी इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर क्या है, अपवर्ड स्लोप होता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो है खपत जो है नॉर्मल गुड्स का वो भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन इन्फीरियर गुड्स के का क्या होता है कि क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस एज इनकम इंक्रीजेस। जैसा कि यहाँ पे देखिए क्वांटिटी का जो डिमांड है वो इंक्रीज होता जा रहा है, कब? जब इनकम जो है डिक्रीज होता जा रहा है। इन द सेंस जैसे यहाँ पे क्या है, इन्फीरियर गुड्स क्वांटिटी डिमांड जो है वो डिक्रीज और एज ए इनकम इंक्रीज और वाइसी वर्सा ये रिलेशन शो करता है। तो यहाँ पर जो है गुड्स में स्विच फ्रॉम द बिंग नॉर्मल टू इन्फीरियर एट सर्टेन इनकम थ्रेशोल्ड डिपेंडिंग ऑन कंज्यूमर्स प्रेफरेंस। तो यहाँ पर जो है ये कंज्यूमर के प्रेफरेंस को हमको इंडिकेट करता है एंजल कर्व। ये एक तरीके से जस्ट एक विजुअल बिहेवियर को जो है, ह्यूमन स्टोरी को जो है बताता है, एक विजुअलाइज करता है। और ये एग्जैक्टली जो है ये शो करता है कि जैसे कि आपका इनकम बढ़ता जाता है तो आपका शॉपिंग जो है वो किस तरीके से जो है चेंज होता जाता है। तो शॉपिंग बिहेवियर जो है ह्यूमन का इनकम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज होता है वो ये इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? ये किसी फर्म का रिलेशनशिप है, इनपुट जो यूज किया जाता है और आउटपुट उसके अगेंस्ट में जो होता है, तो ये दोनों के बीच की रिलेशनशिप को जो है प्रोडक्शन फंक्शन। यहाँ पर जो है वेरियस काइंड्स ऑफ क्वांटिटी जो है इनपुट में यूज किया जाता है, और इसके चलते जो है मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट जो है हमको मिलता है, प्रोड्यूस होता है। तो फर्म्स जो है वो इनपुट पे करता है, और साथ साथ जो है जो इनपुट पे करता है उसको हम यहाँ पे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो इनपुट है उसका वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसमें हो सकता है उसका लेबर हो, रॉ मटेरियल हो, कुछ इन्वेस्टमेंट हो, पैसा हो, तो ये सब चीज़ें जो है उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आता है। और एक बार जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लग जाता है तो जो आउटपुट निकलता है, तो जो आउटपुट प्रोड्यूस होता है उसको जो है फर्म जो है मार्केट में सेल करता है और रेवेन्यू को अर्न करता है। तो जो रेवेन्यू अर्न होता है उसके जो डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू जो अर्न किया गया है और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके जो है डिफरेंसेस को हम बोलते हैं फर्म्स प्रॉफिट। फर्म्स का जो है वो प्रॉफिट है। यही जो है प्रोडक्शन फंक्शन है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। यहाँ पर फिर से एक चीज़ समझा जाएगा कि इकोनॉमिक्स में हमारा जो है रिसोर्सेज जो है वो स्केयर है। अब स्केयर रिसोर्सेज में जो भी हमारा रिसोर्स है उसको जो है उसी अकॉर्डिंगली जो है हमारे अपने चॉइस को एडजस्ट करना है। अगर हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्स है उसमें 2 कमोडिटी बनाना है हमको, 2 कमोडिटी चाहे गुड्स जो है वो प्रोड्यूस करना है, तो प्रोडक्शन कैसा होगा कि सेम टेक्नोलॉजी अगर मतलब टेक्नोलॉजी में कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहा है और हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस है, तो अगर 10-10 क्वांटिटी हम दोनों को बना पा रहे हैं ऑप्टिममली, तो अगर किसी क्वांटिटी को हमको 15 करना है तो दूसरे को हमको 5 करना पड़ेगा। मतलब 10 से अगर हम 15 की तरफ बढ़ रहे हैं पहले क्वांटिटी को, तो दूसरी क्वांटिटी को 10 से हमको 5 करना पड़ेगा, मतलब वो एडजस्टमेंट होगा। तो ये जो है एक तरीके से जो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है ये कर्व है, ये इंडिकेट करता है कि द पॉसिबल क्वांटिटी दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑफ 2 प्रोडक्ट इफ बोथ डिपेंड्स अपॉन द सेम फिनाइट रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी फॉर देयर मैन्युफैक्चरिंग। मतलब सेम टेक्नोलॉजी, सेम फिनाइट रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज में अगर दोनों को प्रोड्यूस करना है तो वो दोनों के बीच में प्रोडक्शन का किस तरीके से हम जो है रिलेशनशिप को जनरेट कर पाते हैं। हम क्या है कि वी कैन नॉट फुलफिल ऑल आवर डिमांड्स ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि जो स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है उसके चलते हम अपने पूरे डिमांड को पूरा नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं हमको जो है
अपने जो है चॉइस को यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। इसी सिचुएशन के हिसाब से जो है ओनली टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड। मतलब ये ग्राफिकली जो है रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है कि किस तरीके से दो क्वांटिटी जो है एक दूसरे से लिंकअप है, और इसी कर्व को हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इसके अंतर्गत जो है ये मान लिया जाता है कि जो हमारे पास जो है रिसोर्सेज है वो स्केयर है और हम उसका एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। कंडीशन ये है कि टेक्नोलॉजी जो है वो कांस्टेंट। यहाँ पर जो है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जाए तो ये क्या होता है कि जितना हम प्रोडक्शन किसी एक कमोडिटी का, मान लीजिए कोई एक कमोडिटी है, उसका जितना हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे उसके एडजस्ट करने के लिए जितना हम दूसरी क्वांटिटी जो बी है, बी की जितनी क्वांटिटी को हम रिड्यूस करेंगे उसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसको डिफाइन ये किया जाएगा द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वन गुड्स दैट मस्ट बी फॉरगॉन। यहाँ पर क्या है, हम जो है बी नंबर ऑफ गुड्स जो है, बी जो गुड्स है उसको फॉरगॉन किए। हम क्या किए कि 10 से उसको 5 आ गए और ए को जो है 10 से 15 चले गए, तो 5 जो हम फॉरगॉन किए हैं वही हमारा जो है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, फॉरगॉन टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ अनदर गुड्स। मतलब जितना हम दूसरे गुड्स को इन्हेंस किए प्रोडक्शन अपने बढ़ाने के लिए, दूसरे को हम फॉरगॉन किए, वही हमारा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इस ग्राफ के माध्यम से भी देखा जाएगा कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का। ये ग्राफ है इसका। ये ग्राफ जो है एक तो ये डाउनवर्ड है, किस तरीके से जो है नीचे की तरफ आ रहा है। तो पीपीएफ जो स्लोप होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ये क्या है कि वन गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड मोर बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। इसके चलते इसका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड होता है। मतलब कि यहाँ पर अगर हम गन्स की बात की जाए कि अगर हम मैक्सिमम 15 गन्स बनाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, बटर जो है वो अपने आप जीरो हो जाता है। और जैसे जैसे हम जो है बटर्स का कुछ कुछ क्वांटिटी इन्हेंस करते हैं, बढ़ाते हैं प्रोडक्शन, तो वैसे वैसे जो है हमारा गन्स का क्वांटिटी जो है रिड्यूस होता जाता है। और अंत में अगर हम बटर को पूरा फुल्ली अपने रिसोर्सेज से केवल हम बटर बनाएं तो गन्स जो है यहाँ पे जीरो हो जाता है। ये वाला जो है मतलब जो है टेबल के माध्यम से भी दिया हुआ है कि गन अगर एक ए वाले कंडीशन में क्या होता है, ए कंडीशन में कि गन्स अगर 15 है तो बटर जीरो होगा, सी वाले कंडीशन में गन्स अगर 12 है तो बटर दो हो जाएगा, और एफ वाला कंडीशन ये जो 5वें पॉइंट पे है तो यहाँ पर जो है गन्स जीरो हो जाएगा और बटर जो है 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है पीपीएफ जो है एक कॉन्केव कर्व बनता है। कॉन्केव इन द सेंस ऐसा कर्व बनता है, और इस मतलब इसके अंदर अगर कोई प्रोडक्ट है, यहाँ पर अगर कोई प्रोडक्ट आ रहा है इस पॉइंट पर, तो हम क्या बोलते हैं कि हम अपने रिसोर्सेज का जो है एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। तो ऑल पॉइंट्स इनसाइड द पीपीएफ आर इनएफिशिएंट, मतलब रिसोर्सेज का एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है और भी एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन हो सकता है। अगर यहाँ पर कोई पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर यहाँ पे आ रहा है इस कर्व से बाहर, तो ये जो है ये इम्पॉसिबल चीज़ है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। फिर जो है मतलब इस कर्व से वो बाहर भी नहीं जा सकता, और इस कर्व के अंदर है तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो जो पीपीएफ है वो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि इकोनॉमी मस्ट डिसाइड व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस इन ऑर्डर टू अटेन मैक्सिमम रिसोर्स एफिशिएंटली। मतलब रिसोर्स जो है उसका मैक्सिमम जो है एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन जो है वो हमको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है वो इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ रिटर्न टू द स्केल। इन द सेंस स्केल यहाँ पर क्या बोल रहा है कि प्रोडक्शन कितना लार्ज लेवल पर होता है और कितना इनपुट बढ़ाने से प्रोडक्शन पे क्या इम्पेक्ट होता है, ये हम जानेंगे लॉ ऑफ रिटर्न टू द स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल जो है ये इसको बोला जा सकता है कि आउटपुट में कितना चेंजेस आता है अगर हम ऑल फैक्टर ऑफ जो प्रोडक्शन है, इनपुट कॉस्ट है, अगर उतना ही रेशियो में बढ़ाया जाए तो आउटपुट में कितना चेंजेस आता है। पहला इसमें आता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू द स्केल, इन द सेंस कि अगर हम कुछ कैपिटल जो है इनपुट कॉस्ट में बढ़ाते हैं तो उसके रेशियो में आउटपुट जो है बढ़ता है। तो बढ़ता कितना है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू द स्केल में देखा जाए कि अगर हम 10 रुपये बढ़ाते हैं इनपुट कॉस्ट, या 10% बढ़ाते हैं, परसेंटेज वाइज भी समझा जाए, तो आउटपुट हमारा जो है 20% बढ़ता है अगर, तो इसको हम क्या बोल लेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न टू द स्केल। व्हेन द आउटपुट इंक्रीज एट हायर रेट, मतलब आउटपुट जो है हायर रेट से जो है इंक्रीज होता है कंपेयर देन जो इनपुट रेट से, तो हम इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू द स्केल। और ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इट इज़ नोन एज ए इंक्रीजिंग रिटर्न टू द स्केल। एग्जाम्पल के लिए कि अगर 20% का जो है आउटपुट इंक्रीज होता है बाई 25%, मतलब 20% का इनपुट देने से 25% का जो है आउटपुट इंक्रीज अगर हो रहा है तो हम इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ऐसा कंडीशन जहाँ 20% का अगर हम इनपुट इंक्रीज कर रहे हैं तो आउटपुट भी हमारा 20% अगर हो रहा है, तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट रिटर्न टू द स्केल। व्हेन आउटपुट इंक्रीज एट द सेम रेट एज द रेट ऑफ इंक्रीज इन ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इट इज़ नोन एज कांस्टेंट रिटर्न टू द स्केल। क्या कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि जब हम जो है इनपुट कॉस्ट बढ़ाते हैं
लेकिन हमारा आउटपुट नहीं बढ़ता है। इनपुट कॉस्ट बढ़ाने के बाद भी जो है आउटपुट कॉस्ट नहीं बढ़ता है, आउटपुट हमारा नहीं बढ़ता है, तो ऐसे सिचुएशन को हम बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। व्हेन आउटपुट इंक्रीज एट लोअर रेट, या तो बढ़े बहुत कम या तो ना बढ़े, तो अगर आउटपुट इंक्रीज एट लोअर रेट देन द रेट ऑफ इंक्रीज इन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इट इज नोन एज डिमिनिशिंग रिटर्न टू द स्केल। मतलब जो है यहाँ पे रिटर्न जो है हमारा डिमिनिशिंग हो रहा है, घटता जा रहा है। एग्जाम्पल के देखा जाए तो इफ़ इनपुट रेस्ड बाई 15%, द आउटपुट इंक्रीज बाई 10%, इट इज़ कॉल्ड डिमिनिशिंग रिटर्न टू द स्केल। 15% का अगर हम इनपुट जो है इंक्रीज किए हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम इंक्रीज किए हैं, तो हमारा आउटपुट केवल 10% ग्रो किया है, तो इसको हम बोलेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न टू द स्केल। छोटे छोटे जो ये जो टर्म्स हैं, इसको हम इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आगे जब हम आगे जो चैप्टर क्लियर करते जाएंगे इकोनॉमिक्स में, तो हमको समझना आसान हो जाएगा कि डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल क्या होता है। चाहे इसके पहले हमने जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर देखा, और भी जो है कर्व वगैरह देखा, इकोनॉमिक्स टर्म्स देखा, तो हमको एक आसानी हो जाता है। और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कभी कभी जो है ये जो वर्ड्स जो हैं एक्सप्लेनेशन फॉर्म में जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूपीएससी चाहे यूपीपीएससी के द्वारा जो है क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी हमारा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाता है, तो आसान होता है सॉल्व करना। नेक्स्ट है मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेटेड। मार्केट स्ट्रक्चर क्या है? यहाँ पर मार्केट एक ऐसा जगह है, प्लेस है, जहाँ पर बायर और सेलर जो है कम क्लोज टुगेदर, कम इन कॉन्टेक्ट, मतलब एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं विथ ईच अदर, और परचेस एंड सेल ऑफ द कमोडिटीज टेक प्लेस। मतलब मार्केट ऐसा जगह है जहाँ बायर और सेलर जो है एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं और परचेस और सेल करते हैं प्रोडक्ट्स का। इसके हिसाब से जो है मार्केट स्ट्रक्चर रेफर किया जा सकता है कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड एंड डिफरेंशिएटेड बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड नेचर ऑफ कंपटीशन ऑफ दियर ऑपरेशन। मार्केट में जो भी बायर और सेलर है उनके बीच का रिलेशनशिप जो है वो डिफरेंट टाइप से गवर्न करता है। कहीं पर मोनोपोली होती है, कहीं पे ओलिगोपोली होती है, कहीं परफेक्ट कंपटीशन होता है। मतलब बोलने का ये है कि प्रोडक्ट बाई हो रहा है और सेल हो रहा है, कितने नंबर ऑफ बायर हैं, कितने नंबर ऑफ सेलर हैं, कौन सेल कर रहा है, कौन बाई कर रहा है, इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को अलग अलग जो है मार्केट स्ट्रक्चर में जो है क्लासीफाई किया गया है। इसमें जो है द मेन डिटरमिनेंट्स ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर इज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर ऑफ द कम्युनिटी। मतलब उस कम्युनिटी के नंबर ऑफ बायर और सेलर कितने हैं। बात इसमें है कि किस बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया गया है। तो एक तो कितने नंबर ऑफ बायर और सेलर है, दूसरा फ्रीडम ऑफ एंट्री और एग्जिट, मतलब किसी सेक्टर में, किसी इंडस्ट्री में मतलब एंट्री किस तरीके से हो रही है और एग्जिट किस तरीके से हो रहा है फर्म्स का, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है। किस टाइप की कमोडिटी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, नॉलेज क्या है और मोबिलिटी ऑफ गुड्स क्या है। इसके अकॉर्डिंगली जो है मार्केट स्ट्रक्चर को जो है हम जो है एक परफेक्ट कंपटीशन में डिवाइड करते हैं। मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, डुओपोली और मोनोपोली, ये 6 क्लासिफिकेशन हम जो है अपने इस डिस्कशन में करेंगे। इसमें पहला जो है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन जो है वो मार्केट का ऐसा सिचुएशन है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर दोनों जो है एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। मतलब जो है ऐसा सेक्टर, ऐसा प्रोडक्ट बनाने के लिए कि बायर जो है कुछ भी मतलब मार्केट से कितने भी अमाउंट में खरीद सकता है और सेलर कितना भी अमाउंट में और कितना भी पैसे का रेट का जो है वो बना सकता है। मतलब दे सेल, जो भी कंपटीशन है मार्केट में, मान लीजिए एक प्रोडक्ट है, उसको बनाने के लिए बहुत सारी कंपनियां हैं, तो वो सेल आइडेंटिकल प्रोडक्ट, मतलब सिमिलर टाइप का जो है प्रोडक्ट वो सेल करेंगे एट प्राइस फिक्स्ड बाय द मार्केट। और यहाँ पे जो है प्राइस कौन डिटरमाइन करता है? मार्केट डिटरमाइन करता है। कोई भी प्रोडक्ट है उसका प्राइस जो है यहाँ पर मार्केट जब डिटरमाइन करता है, और वहाँ पर जो है नंबर ऑफ लार्ज बायर और सेलर जो है इन्वॉल्व होते हैं और सेम टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट। रियल मार्केट में जो है परफेक्ट कंपटीशन कभी नहीं एग्जिस्ट करता है, बट मार्केट फॉर द एग्रीकल्चर गुड्स इज द क्लोजेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट। मतलब जो है परफेक्ट कंपटीशन जो है मतलब आइडियली देखा जाए तो एग्जिस्ट नहीं करता है, उसके क्लोजनेस में जा सकता है, उसके क्लोज कितना पहुँच सकता है, इस पर हम जो है डिबेट कर सकते हैं। की फीचर्स इसका है कि देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। मतलब लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर जो है इन्वॉल्व होते हैं परफेक्ट कंपटीशन में। जो प्रोडक्ट होता है वो आइडेंटिकल शेप और साइज में होता है, क्वांटिटी में होता है, मतलब सिमिलर होता है, बहुत चेंजेस नहीं होता है। जो सेलर होते हैं, खास करके जो फर्म होते हैं, हैव फ्रीडम टू इंटर और एग्जिट इन द मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन का सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो सेलर हैं वो मतलब जो प्रोडक्शन करने वाली कंपनियां हैं वो इजीली जो है किसी भी सेक्टर में इंटर कर सकती हैं, ओपन कर सकती हैं, और या फिर जो है उस सेक्टर से बाहर भी हो सकती हैं। जो फर्म है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्रोड्यूस करता है, वो फेस परफेक्ट इलास्टिक डिमांड ऑफ द कर्व। तो जो इलास्टिक डिमांड ऑफ कर्व हमने जो प्रीवियस अपने जो है सेक्शन में देखा, तो वो जो है उस चीज़ को फॉलो करती है परफेक्ट कंपटीशन में। दूसरा है मोनोपोली कंपटीशन। तो मोनोपोली जो वर्ड है, इसमें कंपटीशन तो है ही नहीं। तो ये एक ऐसा मार्केट कंडीशन है जहाँ पर जो है
सिंगल सेलर जो है मार्केट को डोमिनेट करता है। एग्जिस्ट एज ए सिंगल सेलर सेलिंग प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट हैज़ नो क्लोज सब्सटीट्यूट, इन द सेंस कि जो सिंगल सेलर है वही प्रोडक्ट को सेल करता है और उसके जो प्रोडक्ट का कोई सब्सटीट्यूट जो है वो रिप्लेसमेंट जो है मार्केट में नहीं है। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो इंडियन रेलवे, ये जो है सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है जो रेलवे के ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित जो है मार्केट कंडीशन जो होता है वो मोनोपोली। फीचर इसका ये है कि सिंगल सेलर जो है मार्केट को डोमिनेट करता है, सिंगल सेलर जो है वो प्रोडक्ट को सेल करता है, जो प्रोडक्ट्स को वो सेल करता है उसका क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता है। अब द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द सेलर जो प्रोड्यूस करता है उस प्रोडक्ट का जो है क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता है। देयर एग्जिस्ट रिस्ट्रिक्शन टू एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स और एग्जिट द एग्जिस्टिंग फर्म, तो जो है नए फर्म्स को जो एंट्री करने के लिए जो है रिस्ट्रिक्शन होता है और जो एग्जिस्टिंग फर्म है उसको एग्जिट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन होता है। मतलब नई फर्म जो है कोई आ नहीं सकती और जो पुरानी फर्म है वो जल्दी जो है वो जा नहीं सकती। मतलब ये दोनों की एंट्री और एग्जिट जो है एक तरीके का बैरियर होता है, रिस्ट्रिक्शन होता है। किसमें? मोनोपोली कंपटीशन, मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर में। फिर इस यहाँ पे प्राइस कौन डिटरमाइन करता है? तो प्राइस यहाँ क्या है? डिस्क्रिमिनेशन होता है, डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम प्रोडक्ट फॉर द डिफरेंट कंज्यूमर। तो एक ही प्रोडक्ट को जो है अलग अलग कंज्यूमर के लिए अलग यहाँ पे रेट रखा जाता है, क्योंकि जो है यहाँ पे प्राइस कौन डिसाइड करता है? जो लार्ज सेलर है, जो सिंगल सेलर है, वही जो है यहाँ पे प्राइस डिटरमाइन करता है। तो वो चाहे तो जो है एक प्रोडक्ट को जो है दूसरे कस्टमर को दूसरे रेट पे देगा, तीसरे को तीसरे रेट पे देगा। तो ये मोनोपोली कंपटीशन से संबंधित हमारा जो है की फीचर्स हुआ। नेक्स्ट हमारा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है? ये एक सिचुएशन ऐसा होता है कि इसमें बहुत सारे फर्म्स जो है वो सेल करते हैं सेम टाइप का प्रोडक्ट, सिमिलर प्रोडक्ट करते हैं, बट जो है क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। मतलब जो है एक कोई फर्म है, दो फर्म है, तीन फर्म है, तो सिमिलर टाइप के जो है आइडेंटिकल टाइप के जो है प्रोडक्ट तो सेल करते हैं, लेकिन क्या होता है कि परफेक्ट जो है सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए इसमें देखा जाए तो जैसे टूथपेस्ट है, सोप है, तो ये क्या है कि बहुत सारे फर्म्स जो हैं वो सेल करते हैं, लेकिन क्या है कि एक जैसे सोप है चाहे टूथपेस्ट है तो अलग अलग जो है एक ही ब्रांड का जो है अलग अलग टाइप के टैग लाइन से जो है सेल किया जाता है। सोप में भी वही कहानी होती है। तो इसमें क्या है कि जो है मेनी फर्म्स जो है, बहुत सारे फर्म्स जो है प्रोडक्ट को सेल करते हैं जो कि एक सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। टूथपेस्ट जो बिकेगा वो दांत साफ करने के लिए ही है, सोप जो है वो बाथिंग के लिए, नहाने के लिए है, सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट है, लेकिन जो है उनका की फीचर्स कुछ न कुछ इंग्रेडिएंट्स जो है वो चेंज होता है, तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो अगर टूथपेस्ट में कोई टूथपेस्ट जो है प्लेन टूथपेस्ट होता है और कोई टूथपेस्ट जो है सेंसिटिविटी को जो एडजस्ट करने के लिए होता है, तो ये दोनों जो है सिमिलर प्रोडक्ट हैं टूथ की क्लीनिंग के लिए, लेकिन क्या है यहाँ पर एक जो है सेंसिटिविटी को जो है मतलब जो है उसको फाइट करता है और एक जो है नॉर्मली जो है टूथ के क्लीनिंग के लिए होता है। तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ये दोनों एक दूसरे के नहीं है, लेकिन क्या है कि सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर क्या है फीचर में क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर जो है इन्वॉल्व होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन टाइप का चीज़ हुआ, कुछ चीज़ें हैं इसकी परफेक्ट कंपटीशन टाइप की। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर होते हैं, प्रोडक्ट जो है वो सिमिलर होते हैं पर आइडेंटिकल नहीं होते हैं, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते हैं, सिमिलर होते हैं। फर्म्स आर फ्री टू एंट्री एंड एग्जिट द इंडस्ट्री एट एन टाइम, कोई भी फर्म्स जो है इजीली एंट्री कर सकता है और इजीली एग्जिट भी हो सकता है, जो कि परफेक्ट कंपटीशन का जो है फीचर है हमारा। एंट्री जो है, लेकिन जैसा कि पूरा प्योरली जो परफेक्ट कंपटीशन में जो एंट्री होती है वैसा एंट्री आसान नहीं होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, क्योंकि ऑलरेडी इतने इतने बड़े बड़े जो फर्म्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें कि दूसरा किसी फर्म्स का जो है इन्वॉल्व होकर के मार्केट को कैप्चर करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो है ये परफेक्ट कंपटीशन जैसा जो है नहीं हो सकता है, और इन प्रैक्टिकली तो परफेक्ट कंपटीशन जैसा भी जो है मार्केट स्ट्रक्चर जो है प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं। हेवी सेलिंग कॉस्ट ऑन द प्रमोशन एंड एडवर्टाइजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, और चूंकि क्या है कि सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, लार्ज नंबर ऑफ कंपनियाँ, लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन होता है, तो इसलिए जो है इसमें सेलिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि में प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट में जो है प्रोडक्ट के। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से रिलेटेड ये हमारा की फीचर हो। फिर है ओलिगोपॉली। ओलिगोपॉली जो है वो मार्केट कंपटीशन का, मार्केट स्ट्रक्चर का वो सिचुएशन है जिसमें जो है बहुत कम जो है फ्यू लोगों के बीच में कंपटीशन होता है। इट इज़ ए मार्केट सिचुएशन वेयर फ्यू फर्म्स, मतलब कुछ फर्म्स के द्वारा जो है सेलिंग आइडेंटिकल और डिफ्रेंशिएट प्रोडक्ट, मतलब जो है कुछ लिमिटेड जो है कंपनियों के द्वारा, फर्म्स के द्वारा जो है आइडेंटिकल प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां, लार्ज नंबर ऑफ कंपनियां जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं होती हैं। एग्जांपल के लिए देखा जाए तो सीमेंट सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, और आप ये भी बोल सकते हैं कि स्टील सेक्टर। तो इसमें क्या होता है कि एक तो बड़ी कंपनियां और कुछ फ्यू कंपनियां ही इन्वॉल्व हैं इनके प्रोडक्शन में। की फीचर्स इसका देखा जाए तो फ्यू लार्ज सेलर जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि कैपिटल जो है इसमें ज़्यादा लगता है।
फिर चेंज इन प्राइजेस प्रोड्यूस्ड बाय वन फर्म्स इन्फ्लुएंस अदर, इसमें जनरली जो है कार्टेलाइजेशन भी किया जाता है। कार्टेलाइजेशन का मतलब जो है ये फर्म्स एक दूसरे का एक यूनियन बना करके प्राइस को जो है डिटरमाइन करते हैं कि मार्केट में स्टील का प्राइस, चाहे सीमेंट का प्राइस, चाहे ऑटोमोबाइल का प्राइस, मतलब जो है इतना होना चाहिए। तो ये जो है चेंजेस इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बाय वन फर्म्स इन्फ्लुएंस अदर, एक फर्म्स अगर बढ़ाया, सिंपल दैट कि अल्ट्राटेक सीमेंट ने अपना प्राइस बढ़ाया सीमेंट के बोरे का, तो अंबुजा सीमेंट भी जो है अपना बढ़ाएगा। तो एक दूसरे को देख करके जो है इन्फ्लुएंस होकर के प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है यहाँ पे। देयर एग्जिस्ट बैरियर टू एंट्री ऑफ फर्म्स इंडस्ट्री, चूँकि क्या है कि फ्यू और लार्ज इंडस्ट्री है, तो जो कोई नई इंडस्ट्री आती है तो उसको एक तरीके से यहाँ पे एंट्री बैरियर मिलता है। और डिमांड कर्व भी जो है इसका होता है वो अनसर्टेन होता है, मतलब जो डिमांड कर्व हमारा है कि कैसे कैसे जो है इनकम राइज होता है तो डिमांड भी बढ़ता है, तो जो वो कर्व हमारा जो फॉलो हो रहा था यहाँ पर वो चीज़ जो है वो अनसर्टेन हो जाता है। नेक्स्ट है डुओपॉली से रिलेटेड। जैसे कि मोनोपॉली में हमने देखा कि एक जो है सिंगल एक फर्म जो है वो मार्केट को डोमिनेट करती है। डुओपॉली में क्या है कि दो कंपनियां जो है वो मार्केट को डोमिनेट करती हैं, डुओ का मतलब दो हुआ। तो ये स्पेशल टाइप का जो है ओलिगोपॉली मार्केट स्ट्रक्चर है, जहाँ पे टू फर्म्स डोमिनेट द मार्केट एंड सेल टू द लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर, मतलब दो टाइप के जो है दो फर्म्स जो है वो मार्केट को डोमिनेट करेंगे और अपने प्रोडक्ट को जो है लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर को सेल करते हैं। फ्रॉम कंज्यूमर साइड, अगर कंज्यूमर की ओर परस्पेक्टिव से देखा जाए तो कंपटीटिव मार्केट वेयर द चॉइस ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर कैन नॉट अफेक्ट द फर्म्स, मतलब जो है यहाँ पर जो है अगर कंज्यूमर का कुछ चॉइस भी है तो उसके चॉइस और उसके बिहेवियर के हिसाब से जो है जो फर्म्स है उनका जो है उनके स्ट्रक्चर पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो कुछ भी मार्केट के स्ट्रक्चर पे कंज्यूमर के बिहेवियर का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। एग्जांपल के लिए देखा जाए तो पेप्सी और कोका कोला जो है वो लगभग जो है जो बेवरेज जो सेक्टर है उसको पूरा का पूरा जो है वो कवर किया जाता है पेप्सी और कोला के द्वारा, और ये मार्केट को डोमिनेट करती हैं। तो ये बेसिकली जो है डुओपॉली से रिलेटेड हमारा की फीचर्स हुआ, जिसमें कंज्यूमर का जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है फर्म्स का जो है बिहेवियर चेंज नहीं होता है। लास्ट है अपना मोनोस्पोनी जो है मार्केट स्ट्रक्चर। ये मोनोस्पोनी रिफर क्या किया जाता है कि मार्केट दैट इज डोमिनेटेड बाय सिंगल बायर। यहाँ पर हमने क्या कर रहा था कि प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मार्केट स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे थे, चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन हुआ, ओलिगोपॉली हुआ, डुओपॉली हुआ, लेकिन यहाँ पर जो है चाहे मोनोस्पोनी हुआ, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हुआ, लेकिन यहाँ पे मोनोस्पोनी में है हम जो डिफाइन करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर को यहाँ पर बायर के परस्पेक्टिव से डिफाइन करेंगे। मोनोस्पोनी जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें जो है डोमिनेट किया जाता है सिंगल बायर के द्वारा, और जो प्रोडक्ट है नो क्लोज सब्सटीट्यूट, और यहाँ जो प्रोडक्ट जो है वो सिंगल बायर के द्वारा जो लिया जाता है उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता है। द कॉमनली एक्सपीरियंस लो प्राइजेस फ्रॉम द होलसेलर, और चूंकि सिंगल बायर है तो यहाँ पर जो प्राइस कौन डिटरमाइन करेगा, तो ये बायर डिटरमाइन करता है। तो जो प्रोडक्ट होगा उसका यहाँ पे कॉस्ट जो है रेट कौन है, बायर जो है डिटरमाइन करता है, और द कॉमनली एक्सपीरियंस बाय लो प्राइसेस फ्रॉम द होलसेलर, और ये होलसेलर जो है वो लो प्राइस में जो है प्राइस को जो है बाई करता है। एग्जांपल के लिए देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ओनली बायर इन द डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इंडिया का डिफेंस सेक्टर, उसका जो है सबसे बड़ा मार्केट चाहे सबसे बड़ा बायर कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो यहाँ प्राइस कौन डिटरमाइन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करता है। एक और एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए रेल की पटरी है, ये कोई स्टील प्लांट जो है वो बनाता है, सपोज दैट जिंदल स्टील बनाता है, जिंदल स्टील के द्वारा जो है रेल की पटरी रेल स्टील बनाया जा रहा है, तो इसका बायर कौन है, तो इंडिया में इसका बायर है इंडियन रेलवे। तो यहाँ पे इसका रेट कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट जो है इसका रेट डिसाइड करेगा। तो यहाँ पर जो है रेल की पटरी हुआ, डिफेंस सेक्टर हुआ, इसके लिए मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, मोनोपोली है, जिसमें जो है बायर जो है मार्केट का स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है।